वेलकम टू नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और उसके साथ एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पे मैं आपका टेस्ट भी ले चुकी हूँ नव क्लासेस फेसबुक पेज पे और फेसबुक ग्रुप पे, जिसमें 20 मिनट्स का टाइम दिया था और 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। तो इनको डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो आप इन टेक्स्ट का पार्ट भी बनिए। नेक्स्ट मैं जो भी टेस्ट लेती रहूँगी उनका पार्ट बनने से क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसी टाइम पे आपको आंसर देना आ जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी? कौन सा ऑप्शन मेन टास्क है मॉडर्न सोसाइटी का, मेन ज़रूरी है रिसर्च में? तो देखते हैं। टू कीप पेस विद एडवांसमेंट इन नॉलेज, कि हम नॉलेज को एडवांसमेंट रखना चाहते हैं। अगर पहले ही कोई रिसर्च हो चुकी है, उसने इतना बोला, उस टाइम इतना ही खोजा जा सकता था, इतना ही रिसर्च की जा सकती थी, इसलिए उसमें इतना ही स्टेट किया गया। लेकिन आज कुछ नया सर्च करने की, उसमें कुछ नया बदलाव लाने की कैपेबिलिटी है। आज उसमें और कुछ नया डाला जा सकता है जो कि रियलिटी हो सकती है और नॉलेज को और इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इसलिए हम पेस अपना एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज के साथ साथ बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स, पहले इसमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और रिसर्च हुई और अब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं। और आज की डेट में जो फ़ोन है वो, और अगले 10 सालों के बाद जो फ़ोन होगा उसमें भी बहुत सारे अच्छी चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? एडवांसमेंट इन नॉलेज ये होना चाहिए। यस। टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, हम नई चीज़ें खोजना चाहते हैं, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है। टू राइट क्रिटिक ऑन अर्लियर राइटिंग, पिछली जो रिसर्च हो चुकी है हम उनको गलत ठहराना चाहते हैं, उनके ऊपर ताने कसना चाहते हैं, उनको गलत, उसमें कमियां निकालना चाहते हैं। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हम बस अपना, और वो हम ये कहते हैं कि उस टाइम तक यस वो सब ठीक था, अब इसमें और एडवांसमेंट हो गया है, इसमें और अच्छा हो गया है, तो ये गलत है। टू सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड critically analyze the investigation sources with objectivity, हम सिस्टमेटिकली उसको जांचना चाहते हैं और उसको क्रिटिकली एनालाइज करना चाहते हैं। यस, हम क्रिटिकली उसमें कुछ कमियां जो है रह गई हैं उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं ताकि हम उसमें और अच्छा कर सकें। तो फोर्थ भी आपका ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो ये आपका आ चुका था जून 2006 में। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे ब्लॉग से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने फेसबुक ग्रुप में दे चुकी हूँ। ठीक है। डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय, किसी भी रिसर्च की बिल्कुल गहराई कैसे जज की जा सकती है? उसके टाइटल से, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि वो रिसर्च क्यों करी गई है या क्यों करी जाएगी, उससे। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? उसके उद्देश्य क्या है। द टोटल एक्सपेंडिचर, उस पर कितना पैसा लगा है, उतनी ज़्यादा अच्छी रिसर्च मानी जाएगी क्या? ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च, कितना टाइम लगा है उस पर, तो इसका आंसर होना चाहिए उसके उद्देश्य क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बी आंसर होना चाहिए इसका करेक्ट। ये भी आ चुका है 2006 में। रिसर्च कैन बी क्लासीफाइड एज, रिसर्च क्लासीफाई किया जा सकता है कैसे? बेसिक रिसर्च होता है। यस, आप मेरे इसके पीछे जो रिसर्च का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी वो ज़रूर देखिएगा, उसमें ये सब सिखाया है। बेसिक रिसर्च भी होती है, अप्लाइड भी होती है, एक्शन भी होती है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव भी होती है, फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, सभी टाइप की रिसर्च होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ अबव। फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च का पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम इस रिसर्च करेंगे तो किस प्रॉब्लम को लेकर करेंगे, तो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को पहचानने चाहते हैं। तो डी आंसर होगा। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च किस एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? फंडामेंटल रिसर्च होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। हम फंडामेंटल में नई चीज़ें खोजते हैं, एकदम से नया आविष्कार किया, अगर जो पहले नहीं हुआ था वो किस में आएगा? फंडामेंटल में। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सिंथेसाइज न्यू आइडियल्स, एक्सपाउंड मीन्स उसको नई चीज़ों को और बढ़ाया, विस्तार किया। इवेल्युएट एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग प्रीवियस टॉपिक। सो इसका आंसर होना चाहिए एक्सपाउंड, एक प्रिंसिपल को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, नया प्रिंसिपल निकालते हैं। बी आंसर होगा।
द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नाउन एज, अगर हम उसका जो इफेक्ट हुआ उसको हम जांचना चाहते हैं, ठीक है, अगर कुछ पहले ही हो चुका है उसके ऊपर हम जानना चाहते हैं कि ये क्या सही था या नहीं, उसका ऊपर प्रभाव क्या पड़ा, तो वो क्या होती है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब है, जो बाद में फैक्ट एक चीज हो चुकी है उसके बाद में उसको एनालाइज किया जा रहा है। तो बी आंसर होगा इसका। एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसके ऊपर बेस होती है, ये मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर बेस होती है। यस, तो आंसर होगा ए, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि हम ये स्पेशली आंसर याद कर लो, ये 2-3 बार आ चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है। मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, हम वेरिएबल्स को, कुछ भी चीज़ों को हम एक दूसरे के साथ मिलाकर या उनके साथ कुछ चेंज कर कर, कुछ हेरा फेरी कर कर उसको कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उससे कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो ए आंसर होना चाहिए। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि उसका मेन लक्ष्य क्या है, उसका है एम्पेरिकल होती है, यस, थ्योरेटिकल भी होती है, क्योंकि पहले हम अगर थ्योरी को समझेंगे फिर ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल भी होती है। तो डी आंसर होगा इसका। ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, उसका प्रामाणिकता, मतलब कि हाँ ये ठीक है, रिसर्च बहुत अच्छी है, कैसे पता चलेगा। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी, कि उसके अंदर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए। ऑल ऑफ अबव, यस, सभी होना चाहिए। तो डी आंसर होगा। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जब पॉपुलेशन हमें पता है कि इतनी ही है, फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया पॉपुलेशन 1000 है या फिर पॉपुलेशन 1 लाख है, हमें पता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, जनसंख्या कितनी है, तो हम उस केस में कौन सी बेस्ट टेक्निक होती है हमें ये बताना है इस आंसर में। तो इस आंसर में मैं आपको पहले इसके नोट्स बता देती हूँ, मैंने लिखे हैं इसके नोट्स, कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स अगर हम देखें जब हमारी पॉपुलेशन फाइनाइट है, यानी कि हमें पता है कि पॉपुलेशन डेफिनाइट है, ठीक है, तो इस केस में आपके पास 3 बेस्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आ जाती हैं, जो कि है रैंडम सैम्पलिंग। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में कोई और ऑप्शन भी आ गया इन सब में से, तो आपको कौन सा आंसर देना है, इसके लिए ये नोट्स क्रिएट किए हैं। तो रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, आप तीनों ही यूज़ कर सकते हो, तीनों ही बेस्ट हैं इस केस में, ठीक है, ये वाले तीनों ही बेस्ट है। कब, जब हमें पॉपुलेशन पता है कि इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग तो कौन सा होगा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक, सी आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग। एक और नोट मैंने बनाया है, ये क्वेश्चन में बोला है फाइनाइट होनी चाहिए, ये नहीं बोला कि क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी है या छोटी है, ठीक है। तो हम इजीली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के साथ जा सकते हैं बिना किसी डिसएडवांटेज के, बिना किसी बुराई के, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमें पता है कि इतनी है, तो हम इजीली सिस्टमैटिक, यानी कि सिस्टमैटिक में क्या होता है, हम जैसे फर्स्ट ले रहे हैं, उसके बाद 10th, फिर 20, फिर 30th नंबर पे जो भी बैठा है उस स्टूडेंट को ले रहे हैं, तो इस तरीके से हम सिस्टमैटिक वे में लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही मैंने बताया है आपको, तो इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जनरलाइज कंक्लूजन ऑन बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नॉन एज, जर्नलाइज का क्या मतलब होता है, कि किसी भी चीज़ को हमने सामान्य निष्कर्ष निकाल लिया, तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर होना चाहिए स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। स्टैटिस्टिकल मतलब कि हम जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसके थ्रू जो इन्फरेंस निकालते हैं उसमें हम जनरलाइजेशन पे आते हैं आंसर्स पे, तो सी आंसर होना चाहिए। प्रोसेस नॉट नीडेड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स पिछले एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रोसेस नहीं चाहिए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते हैं हम, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है ऑब्जर्वेशन करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैनिपुलेशन इज़ बेस्ट, मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट रिसर्च के लिए, इसके बिना एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। कंट्रोलिंग, हम कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, ये भी होना चाहिए। और रेफरेंस कलेक्शन, हम पहले जो रेफरेंस होते हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसकी पहले कलेक्शन करते हैं, फिर ही हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो ये सभी उसके लिए ज़रूरी है। इसने क्वेश्चन में बोला प्लीज़ नोट
नीडेड, प्रोसेस नॉट नीडेड, जो नहीं चाहिए। तो इसके केस में ये आंसर कोई भी सही नहीं है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर में सभी को आंसर में मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि कोई भी आंसर सही नहीं है, सभी चाहिए, नन ऑफ अबव होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, और इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं कि एक्सपेरिमेंट जो होता है, अगर आपको जानना है कि एक्सपेरिमेंट मेथड होता क्या है, ये रिसर्च है जिसमें रिसर्चर मैनिपुलेट करता है एक या ज़्यादा वेरिएबल्स को, और कंट्रोल भी करता है, मेज़र करता है कोई भी चेंज है अगर वेरिएबल में। तो इसका मतलब सभी आंसर आपके होने चाहिए थे, लेकिन नन ऑफ अबव वाला ऑप्शन नहीं था। दूसरा, हमने ये समझ लिया कि एक्सपेरिमेंट स्टडी किसके ऊपर बेस होती है, अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस होती है मैनिपुलेशन पे। ठीक है, ये नोट्स अगर पढ़ने हैं तो ये ब्लॉग से पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉट फिजिबल ओनली व्हेन, रिसर्च प्रॉब्लम कब फिजिबल नहीं होती, कब सही संभव नहीं होती। इट इज़ रिसर्चेबल, अगर दोबारा सर्चेबल, उसको रिसर्च किया जा सकता है, तो क्या रिसर्च प्रॉब्लम सही है? यस, सही है। इट इज़ न्यू, ये नई है। ऐड समथिंग टू नॉलेज, अगर कुछ नया है और वो नॉलेज में कुछ ऐड करेगा तो यस, ये भी आपका आंसर होना चाहिए था। इट कंसिस्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों है तो यस, ये संभव नहीं हो पाएगी, यानी कि किसी को अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये दोनों ही होंगे, तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम ना फिजिबल हो। तो इसका आंसर सी होगा। इट इज़ यूटिलिटी एंड रेलेवेंस, मतलब अगर वो उपयोगिता होगी, उपयोगिक होगी और रेलेवेंट होगी किसी चीज़ से, तो ये भी आंसर आपका, ये फिजिबल हो सकती है ये वाली प्रॉब्लम। लेकिन अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है या और डिपेंडेंट है, दोनों वेरिएबल्स उसमें है, उसमें रिसर्च प्रॉब्लम को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि वो संभव ना हो, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। विच ऑफ फॉलोइंग क्लासिफाइड इन कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च, डेवलपमेंटल मतलब जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है, डेवलपमेंटल कौन सा होती है? फिलोसफिकल रिसर्च, जो फिलोसफी से रिलेटेड है, ये हो सकता है। एक्शन रिसर्च भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 15 है, वी यूज़ फैक्टोरियल एनालिसिस, हम फैक्टोरियल एनालिसिस क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं, ये समझते हैं हम। फैक्टोरियल एनालिसिस रिलेटेड किससे होता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से, पीसीए भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ गया तो बता सकते हैं अब। बट द टू आर नॉट आइडेंटिकल, बट ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए हम फैक्टोरियल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये जो दोनों वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर जो दो वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हम उनका बीच में अंतर क्या है, क्यों है, ये जानने के लिए फैक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि वेरिएबिलिटी दिखाता है, ऑब्जर्व करता है कि ये दूसरे से वेरिएबल क्यों है, ये एक दूसरे वेरिएबल से अलग क्यों है, उसमें हम ऑब्जर्व करके उसके अंदर कोरिलेशन निकाल कर कितना अलग है, क्यों है, ये सब निकाल कर हम इसको चेक करते हैं। अब हम आते हैं ऑप्शंस पे। ये रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स पे, इतना तो ठीक है, लेकिन मेन यूज़ क्या है इसके लिए? तो टेस्ट हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों में अंतर कितना है, ये दूसरे वाले से कितना अलग है, इसलिए हम फैक्टोरियल एनालिसिस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी हुआ। टू नो डिफरेंस अमंग मैनी वेरिएबल्स, तो आंसर होगा आपका सी। 16 कहता है द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स, नए फैक्ट्स जानना चाहती है रिसर्च थ्रू स्टडी ऑफ पास्ट, पिछले को ही स्टडी कर कर। हम किसी की इंटरव्यू नहीं ले रहे, हम सिर्फ पिछली रिसर्च हो चुकी है, पहले कुछ हो चुका है, उसके ऊपर हम नया जानना चाह रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा हुआ? ये हिस्टोरिकल रिसर्च हुई, बी आंसर हुआ। विच कोरिलेशन कोएफिशिएंट बेस्ट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के बीच में कौन सा कोरिलेशन है? सबसे पहले तो इसका आंसर देने से पहले हम इसके नोट्स समझ लेते हैं कि जो सबसे कम कोरिलेशन होता है, वीकेस्ट लीनियर रिलेशनशिप किससे इंडिकेट की जाती है? ज़ीरो से। ठीक है, इसकी जगह कोई क्वेश्चन दूसरा आ जाए तो भी आप आंसर दे सकते हो, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वेरिएबल है अगर एक बड़ा होता जा रहा है, एक में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो दूसरा वेरिएबल में भी
बढ़ोतरी होती जाएगी, दूसरा भी बड़ा 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 होता जाएगा, ठीक है। नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ये हुआ 1 वाला, ठीक है, +1 +1। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि अगर एक वेरिएबल बड़ा है, एक वेरिएबल बड़ा होता जा रहा है तो दूसरा वेरिएबल छोटा होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ कि अगर मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, खाना खाने का रिलेशन हम लेते हैं किसके साथ, कि भूख के साथ, ठीक है। हम अगर ज़्यादा खाना खाता जा रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया तो हमारी भूख कितनी रहेगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सबसे ज़्यादा खाना खा लिया, इससे ज़्यादा हम खा ही नहीं सकते तो हमारी भूख का क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा हुआ, नेगेटिव। हम खाना ज़्यादा खाते जा रहे हैं और भूख क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये नेगेटिव रिलेशन यानी कि -1 में पहुंच जाएगा लास्ट में जाकर। अभी और उसके बाद अगर कोई चीज़ है, जैसे कि हम इसी को ले लेते हैं क्रिएटिविटी, एक आदमी, एक पर्सन की क्रिएटिविटी है, ठीक है, तो रचनात्मक है, तो जितना ज़्यादा वो क्रिएटिव होता जाएगा, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देता जाएगा, तो उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका दिमाग, इंटेलिजेंसी, वो क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेम रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। अगर किसी की क्रिएटिविटी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उसकी इंटेलिजेंसी भी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सा बता सकते हैं, यहाँ पर 1 +1। यहाँ पे अगर ऑप्शन में माइनस होता तो हम कौन सा वाला देते, +1। ए आंसर होगा। अब समझ में आ गया इसका आंसर। रिसर्च क्या है, रिसर्च है क्या, हम किसी भी चीज़ के लिए बार बार सर्च कर रहे हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। वर्किंग इन साइंटिफिक वे, हम साइंटिफिक वे में काम करना चाहते हैं। टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सच्चाई जानने के लिए। नन ऑफ अबव, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर, रिसर्च क्या है, हम साइंटिफिक वे में सर्च करना चाहते हैं, ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, ठीक है। वरना बाकी ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें से सी ठीक है। अगर यहाँ पे नन ऑफ अबव की जगह ऑप्शन में क्या होता, ऑल ऑफ अबव, तो बाकी भी मैटर करते हैं, थोड़े बहुत मैटर करते हैं, तो आपका आंसर डी हो जाता, ऑल ऑफ अबव। लेकिन यहाँ पर नन ऑफ अबव है, तो सबसे ज़्यादा मैटर क्या कर रहा है, सी। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा सी। A common test in research demand much priority on, common test जो होता है रिसर्च में, उसमें सबसे ज़्यादा डिमांड किस पे है, रिलायबल होनी चाहिए रिसर्च, यस होनी चाहिए। यूजेबल होनी चाहिए, उसको यूज किया जा सकता है, यस। ऑब्जेक्टिविटी, उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, यस। सी भी है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ अबव, डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या है, हम ये क्वेश्चन पहले भी कर सकते हैं, पहले भी कर चुके हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना, सी आंसर होगा। अगर एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कंट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, अगर हम इंस्टीट्यूशन कितना इफेक्टिव है, कितना योगदान दे रहा है, अच्छा कर रहा है, प्रभावशाली है, इसमें कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अगर हम ये वाला रिसर्च करना चाहें तो कौन सा रिसर्च हम मानेंगे इसमें से कि कौन सी की है। रिसर्चर ने एक रिसर्च करी, वो जिसमें वो जानना चाह रहा था कि एक इंस्टीट्यूशन कितना इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल के लिए, तो इसमें होगा आपका बेसिक रिसर्च है, ये एक्शन रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है। पहले एक फंडामेंटल, अप्लाइड का मतलब क्या होता है, किसी भी जो रिसर्च हो चुकी है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर होगा सी, अप्लाइड रिसर्च। इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए बेसिक वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, सी आंसर है। Which of the following phrases is not relevant to describe meaning of research as process, कौन सा इनमें से प्रोसेस नहीं बता रहा। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चलती जाए, ठीक है। सिस्टमैटिक में क्या हमने एग्जांपल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, कि पहले फर्स्ट ले लिया, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनमें से पहले पहला रोल नंबर जिसका होगा वो, फिर 10th रोल नंबर, फिर 20, 30, तो ये सिस्टमैटिक है, ये एक प्रोसेस चल रहा है। ए आंसर ठीक था, प्रोसेस होगा। इसमें मुझे नॉट रेलिवेंट, नहीं होगा, ए तो होगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्टिव मतलब पहले हमने कुछ
ऑब्जेक्टिव उद्देश्य रख लिया, उसके ऊपर हम ऑब्जर्वेशन कर दिया हमने। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर मतलब पहले हम कुछ देखेंगे, ट्राई करेंगे, उसमें गलती निकल आई, हम दोबारा ट्राई करेंगे, ये एक प्रोसेस है। हम किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं, तो ये भी होना चाहिए था प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम समाधान नहीं मिल रहा तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे, ये भी कंटिन्यूअस था, प्रोसेस था। तो इसका मतलब जो प्रोसेस नहीं है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, बी आंसर होना चाहिए था इसका। Which of the following is not example of continuous variable? कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। नॉन कंटिन्यूस होता है यानी कि सिंपल जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू हो गई 14, 14, 17, 53, 73 या कुछ भी ले लो 20, ये तो हुआ नॉन कंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस नहीं चल रहा। कंटिन्यूस क्या हुआ, किसी भी हम वैल्यू ले रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, ये कंटिन्यूस फॉर्म होती है, ठीक है। इसकी जगह अगर हम ये भी ले रहे हैं 40 to 100, 100 to 140, तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल वाले ये होते हैं, ठीक है। किसको हम कंटिन्यूस में रख सकते हैं और किसको सिंगल में रख सकते हैं, इसका एग्जांपल मैंने आपको पिछली लेक्चर में दिया था। ये में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है कि ये आंसर हमें समझ नहीं आ रहा, तो इसको समझो। एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में दिया था आपको कि अगर आपके बच्चे की हाइट है तो वो कंटिन्यूस में हो सकती है। कंटिन्यूस मतलब 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है। हाइट क्या हो सकती है, 5.23 जो भी लगा लो, फुट लगा दो, ठीक है, इतनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस में पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी चाइल्ड, कितने बच्चे हैं स्कूल में, ये देखो, तो क्या आप ये बोलोगे कि हमारे स्कूल में 23.5 बच्चे हैं, 2.5 बच्चा है या फिर 5.5 बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? बच्चे कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, उनको पॉइंट में बता सकते हो? नहीं। तो उसको कैसे बता सकते हो, हमारे स्कूल में 24 स्टूडेंट्स हैं या फिर 6 स्टूडेंट्स हैं या 5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बता सकते हो आप। इसको कंटिन्यूअस में नहीं बता सकते। तो उस केस में आप कौन सा फॉलो करते हैं, ये वाला। अगर आपने हाइट देखी तो आप कंटिन्यूअस कर सकते थे, ये वाला। इसलिए मैं इस एग्जांपल में इस आंसर पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें कंटिन्यूअस वेरिएबल में फैमिली साइज जो होता है, मैंने आपको बताया, अगर आपने देखा कि आपके स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में या फिर आपके बच्चे कितने हैं, तो वो पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते ना, इसलिए वो डिस्क्रीट में आएंगे, कंटिन्यूअस में नहीं आएंगे। तो यही कंटिन्यूअस नहीं है। इंटेलिजेंस हम पॉइंट्स में कह सकते हैं, हाइट, यस हाइट हमने समझ लिया होता है, एटीट्यूड भी होता है। तो इसका आंसर होगा ए आंसर होगा। तो इसका आंसर सही आंसर है ए। तो अगर आप मेरे नोट्स देखें तो यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे से क्लियरली समझाया है। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या था, कंटिन्यूअस वेरिएबल का आंसर था ए, यानी कि फैमिली साइज को हम कंटिन्यूअस नहीं दिखा सकते, ठीक है, क्योंकि बच्चों को हम पॉइंट्स में नहीं दिखा सकते। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब कि हम उनको गिन नहीं सकते। क्या है, मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या नहीं हो गिन सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देख सकते हो, न्यूमेरिकल एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं देख पाओगे आप कि प्रोफेशनली कैसा एटीट्यूड है। न्यूमेरिकल तो ये क्वांटिटेटिव है, डी आंसर होगा इसका। डॉक्टर ने स्टडी किया रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ 2 ड्रग्स। डेंगू फीवर हुआ है, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया 2 ड्रग्स के ऊपर। ही रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज, उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो इसका रिसर्च कौन सी हुई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी आंसर हुआ। टर्म फिनोमेनोलॉजी यानी कि कोई घटना हुई है, इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, ये कौन सा प्रोसेस है, कोई घटना हुई है उसके ऊपर मैंने रिसर्च करनी है, ठीक है, कुछ हुआ है। फिनोमेनोलॉजी होता है घटना पे आधारित, ठीक है। तो उसको अगर हमने रिसर्च करना तो वो क्या क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, तो ये सो क्वालिटेटिव रिसर्च है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसमें डिफरेंस क्या है ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं हम, उसमें कोरिलेशन भी नहीं जानना चाह रहे, हम जानना चाह रहे हैं कुछ फिनोमेनोलॉजी है, कुछ हुआ है उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव इसका आंसर आएगा इसके रीजंस की वजह से। A research is brief report of research work based on, रिसर्च पेपर जो है ब्रीफ रिपोर्ट है रिसर्च वर्क के ऊपर, वो किसके ऊपर बेस्ड है, रिसर्च पेपर।
प्राइमरी डाटा ओनली, सिर्फ प्राइमरी डाटा के ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर, या दोनों? यस, हम कोई भी रिसर्च करते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं, तो सी आंसर होगा। न्यूटन ने 3 लॉ दे दिए मोशन के, यानी कि उसने निकाला था कि लॉ ऑफ मोशन में जैसे उसने कुछ खोजा था, नया खोजा था, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो चीज़ पहले होती थी लेकिन उसने कुछ नया निकाला, तो उसको हम कौन सा बोलेंगे? हमने समझा था फंडामेंटल रिसर्च, बिना कुछ देखे फंडामेंटल रिसर्च, इसका आंसर था सी। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च, किसी भी फील्ड में जाके हम अगर कोई वर्क कर रहे हैं फील्ड वर्क, तो वो रिसर्च किसका कौन सा क्लासिफाइड है? एम्पेरिकल रिसर्च है वो, यानी कि हम अगर किसी फील्ड में रहकर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन चलानी सीखी, उसको मैं मशीन को चलाते हुए मुझे कुछ नया मिल गया, तो वो क्या हुआ, मैंने कुछ अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बेसिस पे वो रिसर्च हुई, उसको बोलते हैं एम्पेरिकल। तो यानी कि वो कौन सी रिसर्च हुई? एम्पेरिकल रिसर्च। इस बात को समझ गए आप? ए आंसर था इसका। Which of the following sampling method appropriate to study relevance of AIDS amongst male and female in India? इंडिया में हमने रेलेवेंस देखा इन ईयर्स में 1976 में देखा, फिर 1986 में, 1996 में, फिर 2000। मैंने आपको क्या बताया था, एग्जाम्पल याद है? अब सबसे पहले हम 2-3 बार इस एग्जाम्पल को रिपीट कर चुके हैं। पहले अगर हम स्टूडेंट को देखें, रोल नंबर 1 को देख रहे हैं पहले, फिर रोल नंबर 10, फिर 20, तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो वो कौन सी रिसर्च हुई? सिस्टमैटिक, सिस्टम से चल रहे हैं ना, यहाँ पर भी हम एक सिस्टम से चल रहे हैं, हर 10 साल में हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो ये कौन सी हुई? सिस्टमैटिक रिसर्च। बी आंसर है इसका, इसको ध्यान से समझिए, और मैंने नोट्स क्रिएट किए हैं, समझ लीजिए। कुछ बुक्स में इसका आंसर गलत है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग गिवन है, लेकिन हम बार बार ये ऑप्शंस को समझते हुए हम यहाँ पर क्लियरली कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। रिसर्च इज ऑलवेज, रिसर्च हमेशा क्या होती है? वेरीफाई करती है पुरानी नॉलेज के ऊपर, यस। एक्सप्लोरिंग, नया नॉलेज निकालना चाहती है, यस। फिलिंग अप गैप बिटवीन नॉलेज, अगर कोई गैप है, अंतर है, तो उसको भरना चाहती है, तो यानी कि ऑल ऑफ दीज आंसर है। रिसर्च दैट अप्लाई लॉज एट टाइम ऑफ फील्ड, फिर फील्ड स्टडी आ गई, टू ड्रॉ मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लियर आइडिया हम निकालना चाहते हैं, तो फिर वो क्या हुई? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, ऑप्शंस में से क्या हुई? यहाँ पर एम्पेरिकल तो गिवन नहीं है, लेकिन हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर आइडिया, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अब समझना चाह रहे हैं, तो बार बार हमें कुछ मिल गया, हमने एम्पेरिकल रिसर्च कर ली पहले, ठीक है, उसको बार बार देख रहे हैं कि हर बार ऐसा होता है या नहीं, जो मुझे समझ में आया हर बार ऐसा होता है, तो वो क्या कर रहे हैं? बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सी आंसर हुआ यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले रिसर्च का पहला स्टेप याद कर लो बिना देखे, क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान की पहचान करना, सही है। फिर उसके बाद लिस्टिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपका उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं। फिर मेथडोलॉजी, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो ये हुआ क्रियाविधि। ठीक है, हिंदी वाला भी आप साथ साथ अपने आप देखिए, मैं तो इंग्लिश में बता रही हूँ। फिर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, हमने मेथड डिसाइड कर लिया कि हम इस मेथड के बेसिस पे अपना आंसर देंगे, तो हमने उसके बाद डाटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने डाटा को क्या किया? एनालाइज किया, फिर उसके बाद रिजल्ट आया और उसको डिस्कस किया, तो आंसर हुआ आपका बी। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? हाइपोथेसिस मेड ऑन बेसिस ऑफ लिमिटेड रेलेवेंस एज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हाइपोथेसिस किया जाता है अगर हमें पास कम एविडेंस है, उसके ऊपर हम हाइपोथेसिस कर रहे हैं ताकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके, तो ए तो ठीक है, ये गलत नहीं है। हाइपोथेसिस इज बेसिस ऑफ रीजन विदाउट एनी असम्पशन ऑफ इट्स ट्रूथ, ये भी ठीक है। हाइपोथेसिस इज प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर फिनोमिना, हम उसकी प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज साइंटिफिक थ्योरी, ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस ही साइंटिफिक थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है? एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम ऑलरेडी पहले ही समझ चुके हैं इसको, तो डी आंसर होगा, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट गलत है।
द वेरिएबल विच इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट है, तो उसको अंदर हम अगर रिलेशनशिप समझें उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा, तो हम वो कैसे देखते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल, जिसको हमने कंट्रोल किया हुआ है उसी वेरिएबल के ऊपर हम समझ सकते हैं। तो डी आंसर होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था, ये समझ नहीं आया इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा डाला ये क्वेश्चन। देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती क्या है, जो कि where samples are gathered in process do not give all individual population equal chance। हर एक population को equal chance नहीं मिलता, ठीक है, तो वो होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, क्योंकि इसमें भी इक्वल चांस नहीं मिलता। वेयर इन एजम्पशन सैंपल, इसका हिंदी भी समझ सकते हो आप, समझना है तो, सैंपल हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल एज इंटायर पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेड्स फोकस्ड फिनोमिना। किसी भी फोकस्ड फिनोमिना के ऊपर जो कोटा सैम्पलिंग है ये नॉन प्रोबेबिलिटी में आती है, प्रोबेबिलिटी में नहीं आती। इसमें सभी को पूरा सिलेक्शन का चांस नहीं मिलता, तो इसका आंसर होगा नॉन, क्योंकि ये सारे प्रोबेबिलिटी के हैं। स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जांपल है, क्वेश्चन में पूछा था नॉन, तो आंसर हुआ कोटा। यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही थी आपको, सिक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में कौन सा ऑपरेशंस चलते हैं, पहले तो हम कोवेरिएंस निकालते हैं, जो भी सही नहीं है रिलेशंस, नकली हैं, उनको हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से। फिर जनरलाइज पे आते हैं। साइंटिफिक में मेन मुद्दा तो जनरलाइज्ड ही है ना, जनरलाइज फॉर्म में आना है, फिर उसके थ्योरी बना देते हैं। तो आपका ए आंसर सीक्वेंस बिल्कुल ठीक था, क्योंकि साइंटिफिक में हम बिल्कुल एक पॉइंट से जर्नल पे आना चाहते हैं, ठीक है, जनरलाइजेशन थ्योरी बनाना चाहते हैं, वो होता है साइंटिफिक। तो आपका ए आंसर ठीक था। इन सैम्पलिंग लॉटरी मेथड इज यूज फॉर। लॉटरी मेथड किसके लिए यूज होता है, आपको पता है लॉटरी में क्या होता है, रैंडमली पर्चियां निकाली जाती है, जिसका नाम आया उसको लॉटरी की टिकट मिल गई, तो रैंडमाइजेशन इसका आंसर था डी। विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट, टू मेक फ्रेश इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स। हम फ्रेश इंटरप्रिटेशन निकालना चाहते हैं, जो भी फैक्ट्स हमें पता है उनके लिए, या फिर कुछ नया निकालना चाहते हैं, तो आंसर हुआ डी। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज विद। यहाँ पे भी कुछ लोग फंसे थे कि सैम्पलिंग एरर जो है, अगर हमने सैम्पलिंग के अंदर कमियां को कम करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो सैंपल का साइज है उसको अगर हम बढ़ा देंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं सैंपल ले रही हूँ 1 लाख की पॉपुलेशन है, मान लो एग्जांपल में 1 लाख की पॉपुलेशन है और मैं सिर्फ 10 लोगों को लेकर ही इस रिसर्च कर रही हूँ, तो क्या वो सही रहेगी, नहीं। इसका मतलब मैंने सैंपल साइज को 10 तक पहुंचा दिया। अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है उसमें से मैं सैंपल साइज ले रही हूँ 50,000 का, तो जो 10 को लेकर करी थी वो ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देगी, या फिर जो 50,000 50,000 को लेकर करी थी वो अच्छा रिजल्ट करेगी, 50,000 वाली। तो इंक्रीज करना चाहिए हमें सैंपल साइज को, ताकि हमारी कमियां जो हैं, गलतियां कम हो, सैम्पलिंग एरर कम हो। बी आंसर इसलिए था यहाँ पर। होपफुली आपको समझ में आ गया है ये आज का लेक्चर, और सभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। नव क्लासेस देखते रहें, और ये नोट्स अगर चाहिए तो मेरे ब्लॉग से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, navclasses.blogspot.in। कोई प्रॉब्लम हम पूछ सकते हैं, मुझे फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ताकि वहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते रहो, टाइम टू टाइम आंसर बिल्कुल सही दो, बिल्कुल टाइम में दो, और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू उनको डिस्कस करती हूँ, तो मुझे भी पता चलता है आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई थी, फिर उनको मैं डिस्कस करती हूँ इस तरीके से। Thank you. Welcome to Nav Classes. If you are new to my channel or viewing my videos for the first time, then please do subscribe. आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT, जो कि इम्पॉर्टेंट है UGC नेट के लिए, और दूसरे एग्जाम्स में कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, ICT से रिलेटेड सभी